अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया की आयरन और स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में कब शुरू हुए। तो देखो द ईयर वाज 1904 इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दरोबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. तो देखो स्टूडेंट्स 1904 में अप्रैल का महीना था। उस वक्त चार्ल्स वेल्ड जो कि एक जियोलॉजिस्ट था अमेरिका का और दरोबजी टाटा जो कि जमशेदजी टाटा का बड़ा बेटा था, ये दोनों आयरन की तलाश में छत्तीसगढ़ जा रहे थे। तो काफ़ी महीनों से वो लोग आयरन की तलाश में लगे थे ताकि इंडिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगा सके। तो जमशेदजी टाटा ने ये फैसला किया था कि वो अपने बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोलने के लिए इंडिया में, लेकिन ये तब पॉसिबल हो सकता था जब कोई अच्छी क्वालिटी की आयरन मिले। ठीक है, तो देखो वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट Weld and Dorobji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These people were the Agarias. When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. Weld and Dorobji reached the hill after an exhausting trek through dense forest. On exploring the hill, the geologists declared that they had at last found what they had been looking for. Rajra Hills had one of the finest ore in the world. तो देखो स्टूडेंट्स, एक दिन क्या हुआ कि घंटों तक फॉरेस्ट में ट्रैवल करने के बाद वेल्ड और दरोबजी एक छोटे से गांव में गए और देखा कि बहुत सारे मर्द और औरतें जो है वो लोग टोकरियों में आयरन भर के ले आ रहे हैं। और ये लोग अगारियन थे, एक ट्राइब है स्टूडेंट्स, अगारियन एक ट्राइब है। तो ये लोग थे ये जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे। तो जब उन्होंने पूछा कि ये आयरन कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो कहा कि पास में ही एक हिल है, वहाँ से लेके आए। तो स्टूडेंट्स, जब वेल्ड और दरोबजी ने उस घने जंगल को पार करके उस हिल पर पहुंचा और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने अच्छी तरह से देख लिया, तो उसने कहा कि ये वही और यहाँ पर जो है इस हिल पर आयरन है। तो स्टूडेंट्स, जिस आयरन की तलाश थी उन्हें वही आयरन मिले उस हिल पर। तो राजरा, ठीक है, राजरा हिल्स के आयरन को पूरे वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट आयरन माना जाता है। फिर देखो स्टूडेंट्स, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री was not to be found nearby. The Tatas had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. लेकिन स्टूडेंट्स, इतने अच्छे आयरन को खोजने के बाद भी वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स की? वो एरिया जो है बहुत ही सूखा था, बहुत ही ड्राई एरिया था, पानी की कमी थी और पानी के बगैर फैक्ट्री को चलाना मुश्किल था। तो टाटास ने काफ़ी ज़्यादा खोज किया
एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर फैक्ट्री को सेटअप किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अगारियाज लोग ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि वहाँ पर आयरन की खोज करने में अगारियन लोगों ने काफ़ी उनकी मदद की। बाद में वहाँ से सप्लाई किया गया आयरन को भिलाई स्टील प्लांट के लिए। तो देखो, a few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnarekha to set up the factory and an industrial township, Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, that came up began producing steel in 1912. तो स्टूडेंट्स, कुछ साल बाद फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरिया को क्लियर किया गया ताकि वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप किया जा सके। तो जहाँ पर एक नदी मिली उनको, कहाँ एक नदी मिली? सुबर्णारेखा एक नदी मिली वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई। फिर बाद में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन गया जमशेदपुर। तो वहाँ पर पानी भी थी, साथ ही साथ आयरन भी। इसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज टिस्को के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, तो उसने 1912 में स्टील प्रोड्यूस करना शुरू किया था। तो TISCO was set up in opportune time. All through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. तो टिस्को जो है वो एक अच्छे वक्त पर सेटअप की गई थी, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में इंडिया जो है वो ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया had provided a huge market for rails that Britain produced. For a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. तो स्टूडेंट्स, उस वक्त एक तो ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट कर रहे थे, साथ ही साथ उस वक्त इंडिया में रेलवेज भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, और स्टील की बहुत बड़ी मार्केटिंग हो रही थी ब्रिटेन से। तो कुछ समय तक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स को लगता था कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी की आयरन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। So by the time TISCO was set up, the situation was changing. In 1914, the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. So imports of British steel into India declined dramatically, and the Indian Railways turned to TISCO for supply of rails. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce shells and carriage wheel for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO. Over time, TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. तो लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि टिस्को के सेटअप ने पूरे सिचुएशन को बदल दिया, पूरे हालात को बदल दिया। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन ने स्टील की डिमांड क्या की, तो ब्रिटेन से जो है स्टील की डिमांड बढ़ने लगी यूरोप में, ठीक है, क्योंकि वार की वजह से और यूरोप में वार की नीड्स को पूरा करने के लिए वो डिमांड कर रही थी स्टील की, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया में ब्रिटेन से स्टील आना धीरे धीरे कम हो गए। तो इंडियन रेलवे के लिए सप्लाई टिस्को ने शुरू किया, और टिस्को ने वर्ल्ड वार के लिए बहुत सारे शेल्स और कैरेज व्हील्स बनाना भी शुरू किया। और 1919 आते आते कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 90% स्टील जो है वो टिस्को से ख़रीद लिए, और वक्त के साथ साथ टिस्को जो है वो एक बहुत बड़े स्टील इंडस्ट्री बना ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ठीक है। तो इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, as in the case of cotton textiles industry, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods
increased. These happened during the First World War and after, as the nationalist movement developed and the industrial class became stronger. The demand for government protection became louder. Struggling to retain its control over India, the British government had to concede many of these demands in the last decades of colonial rule. तो देखो स्टूडेंट्स, चाहे हम आयरन और स्टील की बात करें या कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, ठीक है, दोनों की एक्सपेंशन कब हुई थी? ब्रिटेन से दोनों की एक्सपेंशन जो है तब हुई थी जब ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट सिस्टम कम हो गई थी, यानी कि ब्रिटेन से चीज़ें आना इंडिया में कम हो गई थी, और ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। तो जब उस वक्त जो है फिर इंडिया में नेशनल मूवमेंट भी शुरू हो चुकी थी, तो उस वक्त लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे इंडिया यानी कि स्वदेशी से बने हुए कपड़े ही पहनो, यहाँ अपने देश में बने हुए चीज़ों को ही इस्तेमाल करो, साथ ही साथ बाहर से जो भी गुड्स आते हैं उन चीज़ों को बाइकआउट करो। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये भी डिमांड किया कि बाहर से आने वाले चीज़ों पर हाई टैक्स इम्पोज करे। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स को जो है कुछ डिमांड्स मानना भी पड़ता था, क्योंकि उनको कुछ साल के लिए क्या करना था? इंडिया के ऊपर राज करना था, ठीक है, तो इसलिए उनको इंडियन के कुछ डिमांड्स को भी मानना पड़ता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है।